अंकुश जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंकुश। तो अंकुश का मतलब क्या होता है? अंकुश का मतलब है कि कंट्रोल करना किसी को। तो ये शब्द मुझे कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। ये जो आपकी 30 साल की जर्नी रही है, कुछ ऐसा फेज भी आया होगा जिसमें आपको लगा होगा कि यार सरकारी नौकरी कर लेनी थी, कहाँ ये चीज़ पे पड़ गए हम लोग। हाँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी। मूर्खता से समझ में आए कि ईयरली आप एक इवेंट करते हैं महामूर्ख। हाँ, मामूर। हमने पूरी 30 साल की लिस्ट है पूरी। उसमें हमारे महामूर्ख बनने वालों में मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। मैं आपका रिसेंट में देख रहा था कि एक वीडियो देख रहा था जो रिसेंट आपका मेरे ख्याल से सितंबर में हुआ था। हाँ, कार्टून फेस्टिवल में। तो उसमें आपने जो सीएम जी के लिए भी एक मतलब थोड़ी सी चुटकी ली थी सीएम के लिए, तो उसके बारे में बताइए जी। तो विष्णुदेव साय जी इस बार दूसरी बार आए थे, तो मैंने कहा कि आप सेफ मोड में आ गए हैं। इस टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे, आज की डेट में लोग इतना शॉर्ट टर्म चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा रील्स हो गया या इतना फास्ट न्यूज़ है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कोई इस फील्ड में आए। हम चाहते हैं कि जो भी इस फील्ड में आए वो वेलकम टू द अंकुश बरा शो। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, और मैं जब पॉडकास्ट चालू कर रहा था ना, तो मैंने सोचा था कि ये सर को तो डेफिनेटली इनवाइट करना ही है। उसका रीज़न ये था कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही एक तरीके से यूनिक काम है, और मेरे नोन में ही इज़ द ओनली वन छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करें, जो अपनी एक मैगज़ीन चला रहे हैं कार्टून वॉच के नाम से। और ऑलमोस्ट उनको 29 साल हो गए हैं, 30 लगने वाला है बहुत जल्द। तो उनकी जर्नी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉक होने वाला है। सो वेलकम त्र्यंबक सर पॉडकास्ट में आने के लिए और टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुश जी बुलाने के लिए। सर आपकी सबसे पहले हम लोग जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको थॉट आया कि मेरे को ये फील्ड पे ही जाना है। अम, अंकुश जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंकुश। तो अंकुश का मतलब क्या होता है? अंकुश का मतलब है कि कंट्रोल करना किसी को। हाँ। जी। तो ये शब्द मुझे कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ा, और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि उस फील्ड में काम करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल वाले लोग ना हो। तो मैं इसलिए कार्टून की फील्ड में चला गया। लेकिन ये तब तक नहीं, मुझे नहीं पता था जब तक मैं कॉलेज में था। ये नवभारत ज्वाइन किया। जी। अ, तब मुझे लगा कि ये फील्ड ज़्यादा अच्छी है। और उसका दूसरा कारण है कि हम लोग बहुत आलसी, मूलतः आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं हम लोग। तो आलसी आदमी क्या करता है, जैसे जब उसमें पहले जब रिमोट नहीं था हम लोग के टाइम में, अब तुम लोग के टाइम में तो पता नहीं। तो रिमोट नहीं था, तो टीवी में जाकर उसको ठीक करना, चेंज करना पड़ता था। तो उस समय भी लकड़ी लेके अपन ऐसा करते थे। तो वो रिमोट का आविष्कार था ना। जी। तो जितने भी बड़े आविष्कार हैं वो आलसी लोगों ने किए। जी। तो मुझे लगा कि यार ये अपने को ऐसा काम करना चाहिए इसमें कम एनर्जी वेस्ट हो, कम टाइम वेस्ट हो, और मज़ा भी है। तो कार्टून ऐसा लगा कि जिसमें हम लंबा लंबा हम न्यूज़पेपर में इंटरव्यू लिखते रहें या समाचार लिखते रहें, उसके बजाय इतना सा बना दो, सामने वाला समझ जाएगा और उसको मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आकर्षित हुआ। और अभी 29वां साल हमारे मैगजीन का कंप्लीट हो रहा है, और 30वां लगने वाला है 5 दिसंबर से। तो इंडिया में ये अकेली मैगजीन क्यों है, ये भी आप थोड़ी देर बाद पूछोगे। जी। इसलिए है क्योंकि ये फायदे का सौदा नहीं है ना। आप शेयर का काम करते हो जिसमें फायदे का सौदा होता है। तो शेयर के कितने लोग काम कर रहे हैं? आज एक दुकान खोलो तो उसकी 4 दुकानें खुल जाती है। वैसे ही लाइन से एक कपड़ा दुकान खुलती है, लाइन से 4 दुकान खुल जाती है। तो कार्टून मैगजीन के लिए मैंने किसी को रोका तो नहीं कि भाई आप मैगजीन मत निकालो इंडिया में, कि अपन अपन ने बोल दिया और कोई मैगजीन नहीं निकालेगा, ऐसा तो नहीं है। जी। तो क्योंकि वो फायदे का सौदा नहीं है, तो मुझे लगा कि वो काम करना चाहिए जो लोग कोई ना कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। और उस फील्ड में मेहनत करना चाहिए जिसमें ज़रूरत है।
तो मैंने सोचा कि मैगजीन निकाली है। सो आपका 30 साल हो गए हैं, तो आपकी एज क्या है अभी? बस 29 कंप्लीट हुआ है मेरा, क्योंकि आप आदमी को काम से जाना चाहिए बोलते हैं, तो काम के हिसाब से तो मेरा 29वां कंप्लीट हुआ है, तो मेरी एज भी वही है, कृपया मेरी एज वही माने। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे लगा था कि आप अभी भी 18-20 साल के ही हैं, आपका नहीं जैसे। नहीं, मैं उतना भी अन्याय नहीं कर सकता। ग्रेट सर। सो ये जो आपकी 30 साल की जर्नी रही है, काफ़ी डेफिनेटली अप एंड डाउन्स भी आए होंगे, और कुछ ऐसा फेज भी आया होगा जिसमें आपको लगा होगा कि यार सरकारी नौकरी कर लेनी थी, कहाँ ये चीज़ पे पड़ गए हम लोग। हाँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई मार्केट नहीं है, तो आपको उसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है। तो असल में उसके पीछे जुनून ही है जो काम करता है। जैसे मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बीएससी मैथ्स किया मैंने, है ना, बीजे किया, जर्नलिज्म किया। तो ये सब करने के बाद इस फील्ड में कैसे आ गए? हमारे फैमिली में कोई बैकग्राउंड भी नहीं था कि कोई आर्टिस्ट हो या कोई कार्टूनिस्ट हो, लाइक दैट। लेकिन हाँ, हमारे परिवार में ये था कि कमेंट करने वाले सब थे, और ब्राह्मणों में ये माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बोलने में माहिर होते हैं और कमेंट तीखा बोलते हैं। कि जैसे अगर तुम हमारे घर कभी आ गए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे वाह अंकुश बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा तुम हमारे घर आ गए। हम बोलेंगे अच्छा आज सूरज कहाँ से होगा। हाँ, तो ये जो कमेंट है, पंच है, तो ये हमारे फैमिली में और जेनेटिक्स में है। तो उस कमेंट का ही उपयोग करके मुझे लगा कि ये हमको पॉलिटिकल और सोशल में काम कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट का तो मुझे ज़्यादा वो था नहीं। एक ड्राइंग क्लास हमारे स्कूल में होती थी, इंग्लिश मीडियम में थे तो उतना ही था। तो नवभारत में जब मैं उस समय अखबारों में जाने से क्या होता था कि मार्केटिंग में लोग नहीं मिलते थे उस टाइम। मेरी रुचि जर्नलिज्म में थी, स्वाभाविक रूप से जर्नलिज्म में, और मैं कविता लिखता था, कहानी लिखता था, लाइक दैट। वो एक बैकग्राउंड हमारे घर में था, कवि सम्मेलन सुनने वाला, रात रात भर कवि सम्मेलन सुनते हैं वो सब। तो एक लिखने का एक वो शौक था, जी। लेकिन कार्टूनिस्ट है अंदर ये पता नहीं था तब भी। तो जब मैं नवभारत ज्वाइन किया तो अ, उन्होंने भी कहा कि आप मार्केटिंग में आ जाओ, क्योंकि हमको मार्केटिंग में ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम का वो सब देखा तो उन्होंने, आपको जो लिखना पढ़ना है करते रहना। तो दैट्स तो उसमें मुझे क्लाइंट मिले, यहीं के रायपुर के हैं वो, भीमसरिया डोर्स उनको लड्डू भैया बोलते हैं हम लोग। उनका नाम है जी के अग्रवाल। वो लड्डू भैया ही बिल्कुल वैसे वैसे थे एकदम। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कॉलम चाहिए नवभारत में, और उस कॉलम के नीचे मैं रोज़ अपना ऐड दूंगा, और मुझे रायपुर बिलासपुर एडिशन में वो कॉलम चाहिए। क्योंकि देशबंधु में उस समय एक उल्टा पुल्टा आता था कॉलम, चुटकुले का, उसके नीचे उनके राइवल का ऐड छपता था, अच्छा। जो उनका प्रतिद्वंदी था। गुड मॉर्निंग गुड डोर में गुड हाउसेस गोयल डोर्स, वो उनके राइवल थे, और ये भीमसरिया डोर्स वाले थे। तो इन दरवाजे वाले ने मेरे लिए एक खिड़की दरवाजा खोली, खोले, हाँ। दरवाजा खोला, है ना। तो तो मैंने नवभारत, तो मुझे लगा कि ये कॉलम मैं क्यों नहीं बना सकता। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मतलब आपको एक स्पेस मिली, जगह मिली, अब आप सोच सकते थे कि मैं वो कॉलम बना सकता हूँ। तो प्रबंधन ने कहा कि हमें तो पैसे से मतलब है, आप देख लो। और फिर मैंने आर के लक्ष्मण जी के वो छोटी बुकलेट्स आती थी, वो भी रायपुर में नहीं मिलती थी उस टाइम, वो मैं नागपुर जाके ढूंढ के खरीद के लाया। फिर उसको देख देख के थोड़ा कॉपी कर सीखना शुरू किया। पंच तो थे मेरे पास, लेकिन लाइंस नहीं थी। तो दैट्स उस तरह से वो चीज़ स्टार्ट हुई। रोज़ मेरा नाम छपता था, छपने लगा रोज़। और उस समय ना फ़ोन था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था। उस समय कोई पत्र आते थे, ना संपादक के नाम, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी, है ना। और मैं फील्ड में जाता था, तो मुझे लाइव रिस्पॉन्स मिलता था। जी। उसमें 2-3 ही अखबार थे शहर में, हम्म। तो अखबारों की बहुत इज्जत थी, मतलब रेस्पेक्ट।
मतलब मार्केटिंग वाला भी जाता था तो लोग खड़े हो जाते थे कि somebody came from नवभारत, मतलब ऐसा था। आज के ऐसा स्थिति नहीं थी, बहुत रेस्पेक्टेबल उस समय होता। तो जब मैं कार्टून रोज बनाकर फिर मार्केट चले आता था, तो उस दिन जो छपा होता था उसको लोग रिस्पॉन्स करते, अरे क्या बढ़िया कार्टून बनाया तुमने, ये बहुत बढ़िया। तो मुझे लाइव फीडबैक रिएक्शन फीडबैक रायपुर में मिलता था। और मेरा नाम बड़ा कठिन था, त्र्यंबक प्रसाद शर्मा था मेरा एक्चुअल नाम। तो मुझे लगा कि अगर मैंने इसको पूरा रखा तो लोग इसे टीपी शर्मा कर देंगे, तो एक्चुअल नाम गायब हो जाएगा। तो मैं प्रसाद को खा गया, है ना। तो त्र्यंबक शर्मा किया मैंने, ओके। और त्र्यंबक शर्मा पूरा, क्योंकि उसको प्रोनाउंस करना बड़ा आसान नहीं था हाँ, लोगों। मैंने भी 2-3 बार प्रैक्टिस आम, हाँ, आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो, लेकिन अब थोड़ा कॉमन हो गया लोगों के लिए। उस समय बहुत नया था, तो उसको मुझे फेमस भी करना था। तो रोज नाम आपका तभी छप सकता है जब आप कार्टूनिस्ट हैं। हुँ, आप अगर न्यूज़ भी लिख रहे हैं तो रोज बाईलाइन नहीं मिलेगी आपको, महीने 15 दिन में एक आध बार बाईलाइन आपको मिल जाएगी कि जिस न्यूज़ पर आप काम करते हैं जी, स्पेशली, जी। और वो एक्सक्लूसिव होती है, तभी आपको बाईलाइन मिलती है। संपादक का नाम भी पीछे में कहीं नीचे में छपता है, तो अपना नाम प्रोमिनेंटली छप रहा था। तो मेरा पूरा मोटिव सॉल्व हो रहा था, और उस तरीके से डेस्टिनी ने मुझे कार्टून की तरफ मोड़ा। ओके। तो सर ये बताइए कि आपने एज़ अ सेल्स स्टार्ट किया अपना करियर, उसके बाद आपका आपको कब लगा कि यार मेरे को अपना खुद का एक मैगज़ीन निकालनी चाहिए? इसकी स्टोरी बताइए। जैसे आपको बताया, नवभारत में मैं कार्टूनिस्ट बनना शुरू हो गया, मेरा कार्टून बनाना शुरू हो गया। 6 महीने तक हमने उसमें रोज कार्टून बनाए, और उसको एंजॉय किया कि भाई ग्लैमर क्या होता है ना, शहर में आपको। और रायपुर बिलासपुर पूरे एडिशन में, फिर मैं दैनिक भास्कर चला गया। वहाँ पर भी मुझे मार्केटिंग में ही जॉब मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्टून हमारा आपका फ्रंट पेज में छापेंगे बिना विज्ञापन के। तो दैट वाज गुड। तो मेरा फ्रंट पेज में पहले ही अंदर आता था विज्ञापन के कारण, तो फ्रंट पेज में मेरा कार्टून आने लग गया। अब मैं और ज़्यादा फेमस हो गया, दैनिक भास्कर और ज़्यादा उसका रीच थी, और लोग मेरे से मिलने आने लग गए थे कि आके पूछते थे कि त्र्यंबक शर्मा कौन है। और मैं दुबला पतला छोटा सा वो, तो बोलते थे आप त्र्यंबक शर्मा? तो बोला हाँ जी हाँ मैं ही हूँ। तो हमको तो लगता था कोई बड़ा आदमी है, मतलब बुजुर्ग आदमी है लाइक दैट। तो क्योंकि आप जो बनाते हैं उससे पता नहीं चलता है कि आप कैसे दिखते हैं क्या है। उसके बाद मैंने पूरे देश में, क्योंकि अब मेरे पर कार्टून हावी हो गया था, अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इस फील्ड में ही कुछ करना है। कार्टून मेरे अंदर पूरा आत्मसात हो गया था समझो। तो मैंने उस फील्ड की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। तो मुझे पता चला कि एक शंकर्स वीकली निकला करती थी नेहरू जी के टाइम में, मैगजीन कार्टून की, जो शंकर पिल्ले ही निकालते थे। और वो इमरजेंसी के समय तक चली, इमरजेंसी में वो बंद हो गई। अच्छा। उसके बाद वो बंद हो, 74-75 में वो मैगजीन बंद हो गई। उसके बाद से कोई मैगजीन देश में नहीं निकली, या निकली भी होगी तो 1-2 महीने चली या 1-2 साल चली और फिर वो बंद हो गई। तो फिर मैं कार्टूनिस्टों से, फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं अपने आप को एज ए कार्टूनिस्ट डेवलप करूं और किसी और बड़े अखबार में जाकर, क्योंकि यहाँ तो मुझे पैसा मिलता नहीं था, मुझे पैसा तो मार्केटिंग से मिल रहा था, ये फ्री में मैं दे रहा था। तो और यहाँ पर कार्टूनिस्ट की पोस्ट भी नहीं थी प्रदेश में। तो मैं दिल्ली गया, बॉम्बे गया, वहाँ के अखबारों में जाकर मिला, वहाँ के कार्टूनिस्टों से मिला। तो दिल्ली और बॉम्बे की लाइफ उस टाइम भी मुझे रास नहीं आई। तो मैंने देखा कि इतनी दौड़ भाग, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, अपन आलसी आदमी है, तो अपने को ये सब करना नहीं है कि लटक के ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, 1 घंटा ट्रेन में जा रहे हैं, फिर 1 घंटा आ रहे हैं, फिर धक्का मुक्की में बाहर निकल रहे हैं। मतलब ये जीवन अपने लिए तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि मुझे, सब जगह कार्टूनिस्ट थे वहाँ पर, तो बोले वो किसी और की नौकरी क्यों खाएं अपन, तो अपने को वो काम करना चाहिए जो कोई नहीं कर रहा हो। जी। तो मैंने सोचा मैगजीन निकाली जाए। अब अपन लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे। ये कौन से ईयर की बात है?
1996 में अपन ने मैगजीन शुरू की, अच्छा। है ना, दैनिक भास्कर छोड़ के। तब तक दैनिक भास्कर में नौकरी कर रहे थे, तो उसको छोड़ के मैंने सोचा कि मैगजीन निकाली जाए। तो उसके लिए सब ने विरोध किया था, क्योंकि कोई एक अच्छा निर्णय नहीं था लोगों की नज़र में, क्योंकि भाई आप ऐसी चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका कोई, उसमें पत्रिकाएं अब सब बंद हो रही थी पुरानी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, उस समय की जो पत्रिकाएं थी हम लोग के समय, वो सब बंद होती जा रही थी धीरे धीरे। और आप मैगजीन शुरू कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो अब वो जुनून आ गया था उस कला को लेके। तो बोला कि नहीं, करना तो है मेरे को। और वो बोला अंकुश अपने ऊपर है नहीं किसी का, तो अपन किसी की सुनते थे नहीं। मतलब अपने को, अपना जो नौकरी भी करते थे तो अपन ही बॉस होते थे, मतलब बॉस की सुनने वाले नहीं थे अपन। तो वो एक आपका एक कैरेक्टर होता है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो सही है, और सच बोलने की अपन अ, हमेशा पक्ष में रहे हैं कि अगर आप गलत भी कर दिए तो आप बता दो कि हाँ यार, हमसे गलती हो गई है, हमने कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। जी। तो वो सच बोलने के लिए साहस चाहिए। और समाज आपको बचपन में तो सिखाता है कि, बचपन में बोलते हैं मॉरल साइंस होता था हमारे टाइम में, एक सब्जेक्ट, सच बोलो। लेकिन आप बताओ कि सच कहाँ बोल रहा है कोई? अगर वो सच बोलने लग जाए तो बोलोगे पागल है क्या, है ना। तो अपन वैसे ही पागल थे, तो अपने को लगा कि यार ये काम करना चाहिए, आप फेल होंगे तो देखा जाएगा। तो इस तरह से हमने 96 में शुरुआत की। जी। और फैमिली सपोर्ट मेरे को रहा। फादर मेरे अभी नहीं रहे, 2 साल हो गए, लेकिन फादर ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम करो जो तुमको ठीक लग रहा है, क्योंकि छोटा भाई तब तक बीएसपी की नौकरी में आ गया था। तो बोले चिंता नहीं है, अपने दाल रोटी की, तुम लड़ो अपनी लड़ाई। राइट। तो सर जैसे अभी आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे फील्ड में हैं जिसमें देखा जाए तो डायरेक्ट पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, राइट। तो पत्रकारिता में कोई ऐसा रहता है कि भाई आप क्वेश्चंस करते हैं जो गवर्नमेंट है उनसे, उनके बारे में लिखते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए जब आपको लगा हो यार कि ये तो जो बोलते हैं ना बैकफायर हो गया ये चीज़ अपने लिए। पॉलिटिशियंस, असल में हम लोगों ने कभी बिलो द बेल्ट नहीं किया काम, तो इसलिए वैसी स्थिति कभी नहीं आई कि हमको कोई बहुत ही नेगेटिव वे में हमसे कोई बात करे। पहले तो दोस्ती की ही बात हुई। एक 2003 में हमारे एक पॉलिटिशियन थे, उनसे हम जब मिले, उनका मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी भी अच्छे अच्छे मित्र हैं अपने। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही फर्स्ट मीटिंग हुई कि मैगजीन देखिए, बोले अरे मैगजीन आप यहाँ से निकालते हैं, इतनी बढ़िया मैगजीन। तो आप एक काम करिए, इसमें इसके फ्रंट पेज में हमारे खिलाफ कार्टून बनाइए और इसकी प्रतियां हम दिल्ली में जलवाएंगे, तब तो आप फेमस होंगे। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मतलब भाई मैं कछुआ चाल पे यकीन रखता हूँ, जिस कार्य से हम अभी आए हैं वही कार्य की पर बात करें तो ठीक रहेगा। तो ये एक दोस्ती वाली बात हुई कि मतलब उन्होंने, तो आज के दौर में तो वो एक अच्छा ऑफर है, जी। उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही सोचा था मेरे जी। लिए। जी। लेकिन चूंकि मेरे हमारे अंदर एक जेनेटिक वो है कि हम गलत नहीं कर सकते, जानबूझ के कोई साजिश नहीं कर सकते, है ना, झूठ नहीं बोल सकते, साजिश नहीं कर सकते, षड्यंत्र नहीं कर सकते। जी। तो वो षड्यंत्र हो जाता कि आप जानबूझ के, हाँ मैं अगर सही में किसी के खिलाफ बना दूं और वो सही में आहत हो जाए और वो कर दे, वो अलग बात है। लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा करूं तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा वो मैं नहीं कर सकता। फिर हमारे एक राज्यपाल हुए थे बीच में, बहुत सारे राज्यपाल आए, तो हमने बीच में एक शुरू किया था कि स्वप्न साक्षात्कार, एक कॉलम। अच्छा। वो मैंने नहीं लिखा था, हमारे एक व्यंगकार थे, रायपुर के थे। तो स्वप्न साक्षात्कार के मतलब जैसे आज तो तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, तो वो हम स्वप्न में कर लिए, हम्म। है ना। स्वप्न में मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए, अपने हिसाब से आंसर भी बना लिए आपके, और उसको मैंने छाप दिया। अच्छा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था वो। हाँ हाँ। तो सोनिया गांधी और ये सब लोगों का हम लोगों ने, तो वैसे ही वो राज्यपाल का भी हमने वो इंटरव्यू छाप दिया। तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन राज्यपाल थोड़े से इगोइस्टिक थे,
और उनको लगा कि अरे ऐसा कैसे, तो उन्होंने हमको थोड़ा सा परेशान किया उस टाइम, और प्रयास किया कि हम, तो चूंकि वो संवैधानिक पद है, तो लोगों ने कहा कि संवैधानिक पद है तो इसलिए एक छोटा सा उसमें आप खेद वाला छाप दें, क्योंकि वो संवैधानिक पद में है, तो वो अगर बुरा मान गए हैं जबकि है नहीं वो मामला, तो उन्होंने ठीक है फिर। तो वो एक इंसिडेंट हुआ था वो राज्यपाल के उसमें। हालांकि सबने उनके जितने जितने लोगों को भी मैंने उनके बारे में बताया, तो सबने कहा कि ये उनकी मूर्खता है। अच्छा। लेकिन अब क्या करें, संवैधानिक पद है, तो वी हैव टू बियर इट जी जी। लाइक दिस। तो मूर्खता से समझ में आएगी अगर हम लोग बात करें, तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके में, तो ईयरली आप एक इवेंट करते हैं महामूर्ख, हाँ, महामूर्ख। तो वो इवेंट के बारे में बताइए। और मेरे को लगता है तो कि हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो लाइफ को इसको लेकर है कि आप अपनी लाइफ की मूर्खता को समझें, है ना। जैसे कि हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है ना, और एक क्षण में वो मर जाता है। अभी मेरे से 5 साल छोटा मेरा मित्र, उसकी डेथ हो गई। मेरे से 10 साल बड़े मित्र, उनकी डेथ हो गई, है ना। तो देर इज़ नो लाइन कि आप कौन से एज में जाएंगे, जी लेकिन आप जो है ऐसे बटोर रहे हैं कि लग रहा है कि हम हैं, और ये पूरा मैं ही उसका उपभोग करूंगा। आप उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं उसका। आप जो कमा रहे हैं, आप जो घर बना रहे हैं, उसमें आपके पास रहने का टाइम नहीं है। जितने बड़े बड़े लोगों के घर हैं आप देख लो, वो नौकर चाकर ही रह रहे हैं, जी। राइट। तो वो जो दृष्टि है, तो कार्टून के साथ साथ हमने उस की, वैसे ही होली के समय एक महामूर सम्मेलन की परंपरा थी। अच्छा। पहले पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा ज़्यादा ही था, वो गधे में बिठाकर और गले में वो सब अलग अलग तरह की लौकी और गोभी वोभी की माला पहना के बारात टाइप निकालते थे। मतलब उस समय ह्यूमर कितना एक्सेप्टेड था समाज में, और वो आदमी भी खुशी खुशी गधे पे बैठ के जाता था, अच्छा। है ना। तो वो सब धीरे धीरे अब कम होने लगा। तो मुझे लगा इसको भी बचाना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि ये कार्टून के साथ साथ उसको भी हमें, महामूर्ख की परंपरा जो है, तो एक जब किसी बड़े व्यक्ति को आप महामूर्ख बनाते हैं, तो वो एक नेगेटिव मोड में ना होके हमने उसको पॉजिटिव वे लिया। अच्छा। पॉजिटिव वे क्या लिया, जैसे कि अ, आप सच बोलते हैं तो आपको वो लोग बोलेंगे यार ये मूर्ख है। मूर्ख। आप टाइम के पंक्चुअल हैं तो मूर्ख हैं, है ना। अभी कितने मित्र ऐसे हैं जो फोन पे बोलेंगे अच्छा आप अपन कल मिलते हैं, लेकिन वो यूं ही बोल देते हैं। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप मूर्ख हैं। हम्म। तो दूसरे दिन आप उस टाइम पर बोलेंगे कि तू बोला था कल बोल, अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था। तो नो, उनके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही हमने नेताओं के जो अच्छे गुण हैं, जैसे बृजमोहन अग्रवाल रात को 3 बजे तक मिलते थे लोगों से, तो हमने कहा कि ये मूर्खता है कि जनता के लिए आप रात को 3 बजे तक उपलब्ध हैं। तो उस मूर्खता के कारण उनको दिया, है ना। वैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग वैसी जो विशेषता है, उसको लेकर हमने उनको महामूर्ख का ताज पहनाने की परंपरा शुरू की। तो ये भिलाई से हमने शुरुआत की थी। और एक दो लोग का बताइए जिनको आप लोगों ने, आपको याद हाँ, होगा। अब तो हमने पूरी 30 साल की लिस्ट है पूरी। उसमें हमारे महामूर्ख बनने वालों में मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। भूपेश बघेल, वो 2000 में बने थे जब राज्य नहीं बना था उस समय पर, वो परिवहन मंत्री थे मध्य प्रदेश के, अच्छा। है ना। और वो तब से हमने कहना शुरू किया कि महामूर्ख सम्मेलन में जो आता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाता है। और फिर रमेश बैस जी बने, वो गवर्नर बन गए। तो अब हमारे महामूर्ख सम्मेलन में आने वाले मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों बनते हैं। और मंत्री तो बहुत लोग बने हैं, तो बृजमोहन जी थे, तरुण चटर्जी थे, सुनील सोनी, एक प्रमोद दुबे, जितने महापौर, अभी हाल ही में मीनल चौबे को बनाया हमने। अच्छा। पहले सरोज पांडे जी बन चुकी हैं, सरोज पांडे जी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये हर साल एक केदार कश्यप भी बन चुके हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट है, और इसमें हम एक उनको ताज पहनाते हैं, और एक कवि सम्मेलन जैसा होता है, अच्छा। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण होता है, उसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं होती। क्योंकि असल में क्या है कि लोग ह्यूमर से इसलिए डरने लगे हैं क्योंकि वो नेगेटिव, हम्म। ये खुद
कार्टून जो है नेगेटिव आर्ट है, तो मैंने उसको जनता या शासन से करीब कर किया उसको, क्योंकि सरकार भी डरती थी जी कि अगर हम कोई कार्टून का इवेंट करें, कुछ ऊपर नीचे हो जाए और वो मामला ऐसा हो जाए। तो हम 30 साल से मैगजीन निकाल रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। कभी गवर्नमेंट भी हमारे साथ जुड़ती है, हम गवर्नमेंट के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, पर्यावरण के साथ, नशा मुक्ति पे, सब चीज़ों पे, और वो हमें पूरा विश्वास करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये नेगेटिव नहीं है। जी जब आपको, तो वो ट्रस्ट गेन करने में बहुत टाइम लगता है। जी। सो सर, जो आपका ईयरली जो कार्टून फेस्टिवल होता है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या रहता है वो बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। जैसे 96 में हमने मैगजीन शुरू की, वैसे 2003 में हमने कार्टून फेस्टिवल शुरू किया। कार्टून फेस्टिवल करने के पीछे ये था कि जितने देश में बड़े बड़े कार्टूनिस्ट थे, उनका सम्मान बुला के छत्तीसगढ़ में करना है। तो उस समय सबसे बड़े कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण जी ही थे, जी। तो सबसे उनसे ही शुरुआत करनी थी। तो उनको हमने 2003 में रायपुर बुलाया, और उस समय मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, वो चीफ गेस्ट थे। तो हमने फॉर्मेट ये बनाया था कि चीफ गेस्ट चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे या गवर्नर रहेंगे। तो उससे क्या है कि जो कार्टूनिस्ट बाहर से आ रहा है, उसको फील आएगा कि ही इज़ गेटिंग सम रिकॉग्निशन या अवार्ड फ्रॉम ए प्रोमिनेंट पर्सन। जी तो ये शुरुआत हमने 2003 में की। फिर हमने 4 में सुधीर तेलंग को बुलाया, हिंदुस्तान टाइम्स के थे। फिर आबिद सुरती जी को बुलाया। फिर चाचा चौधरी, अगर आपने सुना होगा, जो प्राण बनाते थे, उनको बुलाया। अच्छा तो लाइक दिस हम हर साल इवेंट, रमन सिंह जी आने लग गए उसमें हर साल। और फिर कलाम साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं चाहता था कि कलाम साहब भी चीफ गेस्ट हों इस कार्यक्रम में। तो कलाम साहब ने कहा कि मुझे कंफर्टेबल दिल्ली में रहेगा अगर आप ये कार्यक्रम करेंगे, अगर रायपुर में करेंगे तो मुझे फिर 6 महीना शायद टल जाएगा आपका काम। तो दैट वे कलाम साहब टुक दिस कार्टून फेस्टिवल आउट ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया, और वहाँ हमने 5 कार्टूनिस्टों का सम्मान उनसे, नॉर्मली हम एक का ही करते थे, लेकिन मुझे लगा कि कलाम साहब बार बार नहीं मिलेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्टूनिस्टों का सम्मान उनसे करवा लें। तो हमने 5 कार्टूनिस्टों का सम्मान दिल्ली में करवाया। उसके बाद जब दिल्ली हो गया, तो मुझे लगा कि बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे सबसे पहले, बाद में पॉलिटिशियन बने। अच्छा तो मुझे लगा कि अब उनको भी ये अवार्ड देना है, तो अब वो भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो रायपुर नहीं आएंगे। तो मैंने फिर उनसे मिला। फिर 2012 में, 11 में कलाम साहब का हुआ। 2012 में हमने मुंबई में मातोश्री में ही वो कार्यक्रम किया, कार्टून फेस्टिवल। अच्छा और इंडिया टुडे ने लिखा कि दिस वाज द फर्स्ट ऑनर विच बाला साहब विल एक्सेप्ट, ओके है ना, क्योंकि उन्होंने कोई अवार्ड नहीं लिया था। वो चाहते तो पद्मश्री, पद्म भूषण, वो सीएम भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा चीज़ के प्रति उन्होंने वो नहीं दिखाई। लेकिन कार्टून वॉच का अवार्ड उन्होंने ग्रहण किया, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात जी थी। और फिर हम बीच में रायपुर में करते थे। फिर हम इस तरह से, फिर मुझे लगा कि मुझे अलग अलग जगह भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने पूना में किया, पुणे में, चेन्नई में, हैदराबाद, बेंगलोर, फिर अभी रायपुर, लाइक दिस। तो विशाखापट्टनम, बहुत जगह, मतलब क्योंकि कार्टूनिस्ट पूरे देश में हैं, अलग अलग जगह। अभी बहुत सारे प्रदेश बचे हैं जी जहाँ ये फेस्टिवल करना है। ग्रेट ग्रेट। सो मैं आपका रिसेंट में देख रहा था कि एक वीडियो देख रहा था, जो रिसेंट आपका मेरे ख्याल से सितंबर में ही हुआ था। हाँ, कार्टून फेस्टिवल में। तो उसमें आपने जो सीएम जी के लिए भी एक मतलब थोड़ी सी चुटकी ली थी सीएम के लिए, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, तो मतलब ये सेकंड कार्टून फेस्टिवल था जो विष्णुदेव साय जी ने अटेंड किया था। तो मैंने उनको डाटा पेश किया, तो उसमें ह्यूमर निकल गया, क्योंकि डाटा के अनुसार, आज सब चीज़ डाटा के अनुसार चल रही है कि कौन कितने साल मुख्यमंत्री रहा, कौन कितने साल राज्यपाल रहा, लाइक दैट, प्रधानमंत्री रहा, बहुत सब डाटा रहता है कि कितने युवा आपको वोट कर रहे हैं। तो मैंने डाटा निकाला कि 2003 में हमने
जोगी जी को बुलाया एज ए सीएम, एक बार आए वो, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, तो लोग हंसने लगे। फिर मैं और रमन सिंह जी बार बार हमारे प्रोग्राम में आते थे, तो 3 टर्म में उन्होंने रहा, उनका रहा। और संयोग ऐसा रहा कि जो महामूर सम्मेलन में आए थे और सीएम बने थे, अच्छा। भूपेश बघेल, वो हमारे इस कार्यक्रम में आ ही नहीं पाए 5 साल में। हम्म। तो वो एक डाटा था कि पिछली सरकार के जो सीएम थे वो आए ही नहीं, तो वो भी नहीं रहे एज ए सीएम। तो डाटा के अनुसार जो एक एक बार आए थे जोगी जी, और ये एक बार भी नहीं आए भूपेश जी, तो ये दोनों सीएम नहीं रहे। और वहीं रमन सिंह जी बार बार आए तो 3 टर्म रहे। तो डाटा के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि जो सीएम बार बार आता है वो आएगा। रहता जी है ना। और एक बार आता है और एक बार भी नहीं आता, वो भी नहीं रहता। जी। तो विष्णुदेव साय जी इस बार दूसरी बार आए थे, तो मैंने कहा कि आप सेफ मोड में आ गए हैं और आगे अब आपकी इच्छा है। तो जब आपकी इच्छा है बोलने से, तो उनको भी हंसी आ गई, सब लोग हंस पड़े। तो मुख्य मुद्दा हंसाना था और अपना काम निकालना था कि भाई आगे वो आते रहे। अमेजिंग। सो अगर कार्टून की हम लोग बात करें ना, तो हम लोग को तो बचपन में हम लोग, जैसे आपने बात किया चाचा चौधरी और ये वो सब हमारी जनरेशन थी मुझे लगता है, और एक ऑलमोस्ट लास्ट जनरेशन रही होगी जो ये मैगजीन वगैरह और ये सारे चीज़ों पढ़िए को पढ़ी आपकी, है। हाँ। जी। अभी तो अब तो एनिमेशन और ये पूरा जब से एनिमेशन और एआई का टीवी आ गया। टीवी आ गया, और हम्म, अभी जो हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि एक एआई का जो एरा फेस चल रहा है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है वो कहाँ तक मार्केट में सस्टेन करेगी, या लोग इसको लाइक करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्सनलाइज टच तो ज़रूरी है। नहीं, असल में क्या है कि जैसे हमारी चीज तो ऐसी थी कि जिसको मार्केट पहले भी पसंद नहीं कर रहा था, तो हमको तो उसकी आदत पड़ी हुई जी है ना, कि हम तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो हमको मरे हुए के क्या मारोगे, है ना। जैसे वो बोलता है ना कि पंडित के पास जाते हैं कि तुम्हारे पास ये है क्या, नहीं है, 100 रुपए की दक्षिणा देने के लिए है क्या, नहीं है, तो शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। सब क्या बिगाड़ेगा। शनि की 7.5 चल रही है आपकी, है ना। तो हमारी तो शनि की 7.5 बहुत पहले से चल रही है, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जी तो हम लोग जो है ना कि आपदा में अवसर, वैसे वाले लोग हैं, तब भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। जी। तो एआई जो है वो हमें मार नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, और ब्रेन जिसके पास है वो अपना काम कर सकता है। और जो ब्रेन एआई को बनाया है वो हमारे ऐसा ही तो ब्रेन है ना। बहुत सारे ब्रेन मिलकर उसको बना दिए हैं, बहुत सारे ब्रेन उसमें चला गया है। उसके बावजूद भी आज भी आप चैट जीपीटी या इसमें कुछ करते हैं तो आपको रिचेक करना होता है, हम्म। क्योंकि वो डाटा वो सिर्फ संग्रह कर रहा जी है ना। वो कार्टून वॉच को कार्टून घड़ी लिख देगा, हाँ। कार्टून वॉच का ट्रांसलेशन करने बोलेंगे तो वो लिखेगा कार्टून घड़ी। घड़ी। तो इसका मतलब वो एआई उतना समझदार तो नहीं जी है ना। तो इसलिए एआई, ये जो जितने भी आ रहे हैं वो टूल है। हम्म। भाई हमने तो पूरा फेस देखा ही है, हमने तो लैंडलाइन फोन, एसटीडी बूथ से लेकर पेजर, पेजर भी हमने देखा है। तो हमने तो पूरी ट्रांजेक्शन होते हुए देखा है पूरा। और हमने हर हर चीज़ को हाथ से बनाने के बाद अब कंप्यूटर में, पैड में बनाना, फिर कलर करना, कैलियोग्राफी से लेके टाइप करना, है ना। पहले पत्रकार लोग लिखते थे पेन से, अब वो पत्रकार टाइप करते हैं, जी है ना, पेन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दे हैव चेंज्ड, जी। हर चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो एक ब्रेन ही कर रहा है। हम्म। वो कंप्यूटर आपको दे देंगे, लेकिन उसको जो उसमें जो लिखना है, टाइप करना, एडिट करना है, वो तो पत्रकार ही कर पाएगा, राइट। है ना। फिर भी एआई बहुत सारी चीज़ें इजी कर रहा है। इजी। और वो अच्छी बात भी है कि हमें एक बड़ा नौकर मिल गया है। वही नौकर किसको पसंद नहीं आता है, तो हमें नौकर मिल रहा है, तो हम कुछ और काम करेंगे। तो अगर मैं कार्टून की बात करूँ ना, तो मेरे दिल में सबसे पहले जो करीब है और बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो आम जनता तक पहुंची है, वो है अमूल। अमूल का विज्ञापन। जी विज्ञापन। और वो
जिस माइंड से या जिस क्रिएटिविटी से बनता है वो बहुत लोगों तक पहुंचता भी है। तो एक कार्टून बनाने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस रहता है वो क्या होता है, और अमूल ने उसको कैसे कैप्चर किया? क्योंकि अमूल ने बहुत ही अभी जैसे आप बता रहे थे कि भाई हम अपने फील्ड में अकेले बचे, तो मेरे को भी अब अमूल का भी एग्जांपल दिखता है कि एक वही है जो वो भी सिंगल अकेले बच्चे हैं। अकेला ही बचा हुआ है अभी अपने फील्ड में। हाँ। तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो क्रिएटिविटी जो है ना, मतलब अब सिर्फ कार्टून पे नहीं हो सकती है ना। जो आप फिल्म बना रहे हैं, एड फिल्में जो बनती हैं वो अपने आप में एक फिल्म से बड़ी हिट होती हैं चीज़ें, और इतने कम शब्दों में कम टाइम में आपको पूरी कहानी बतानी होती है। तो वो भी एक कार्टून का तरीका है। पर जो भी चीज़ आप क्रिस्प ढंग से बताते हैं, कम में कम में बम जिसको बोलते हैं, तो वो कार्टून जैसी ही चीज़ है। जी। जैसे आज स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो भी कार्टून जैसा ही काम कर रहे हैं, कार्टूनिस्ट का ही रूप है नया। तो अमूल ने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि कार्टून को बहुत ही खराब बनाना वाले भी थे कार्टून, जो बहुत खराब बना देते थे चेहरे को। वैसे ही कुछ कार्टून होते हैं जो बहुत प्यारे बनाते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारे कार्टून बनाए उन पॉलिटिशियंस के, और उसको एक कंसेप्ट दिया कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में वो पूरे इंडिया में वो होल्डिंग चेंज होगी, जी। है ना, और वो रिसेंट टॉपिक पे होगी। वो उस समय किया जब अखबार का टाइम था, तब स्टार्ट किया था। आज तो हर आधे घंटे में सीन चेंज हो जाता है। आधे घंटे पहले आप पाकिस्तान पे हमला करते रहते हैं, आधे घंटे बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे होते हैं। तो आजकल बहुत जल्दी विषय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने ऐसे और उसमें की पूरी एक टीम काम करती है। मैंने पता किया था वहाँ के जो कार्टूनिस्ट थे, तो एडेंसी में क्या है, अलग अलग लोग होते हैं, है ना। जो सोचने वाले अलग होते हैं, बताने वाले अलग होते हैं, लिखने वाले अलग होते हैं, और पूरी एक टीम उस चीज़ को तैयार करती है। जी। तो वो एक अमूल ने बहुत अच्छा काम किया था। कार्टून, उससे कार्टून भी फेमस हुआ। ये एक मैंने सोचा था कि उनके जो क्रिएटर हैं उनको भी एक बार अवार्ड दिया जाए बुलाकर। तो उस पर काम चल रहा है कि कोई अगर उसमें बच्चे होंगे तो उसको जरूर करेंगे पुराने। जी। तो सर थोड़ा ये बताइए कि मैं देख रहा था कि आपने कार्टून को पर्टिकुलर संजो के रखने के लिए और आगे जनरेशन को पता लगे उसके लिए, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो आप मंथली मैगज़ीन आप करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें कि आज की डेट में लोग इतना शॉर्ट टर्म चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा रील्स हो गया या इतना फास्ट न्यूज़ है, तो इस पे आप कैसे अपनी जगह बना पाते हैं? और आपके मैगज़ीन में ऐसे कौन लोग हैं जो अभी सब्सक्राइबर हैं मोटा मोटी, और अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो उसको किस तरीके से परस्यू करना चाहिए? हो सकता है 1000 में एक बंदा ऐसा देख रहा हो जिसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो, और आप उसके एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कोई इस फील्ड में आए। हम चाहते हैं कि जो भी इस फील्ड में आए वो हॉबी के रूप में आए, और अपना ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ करें पहले। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आनंद में रहे, है ना। कार्टून जो है वो आनंद की चीज़ है, मज़े की चीज़ है। इसमें ब्रेड एंड बटर निकल सकता है तो अच्छी बात है, उसके लिए प्रयास करें। लेकिन उसमें संभावना इसलिए कम है क्योंकि आजकल उसको आपको एनिमेशन में जाना होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना होगा, है ना। तो वो जो सोच के आया वो शायद वो नहीं कर पाएगा। वो उसके लिए उसको फेसबुक या हमारी मैगज़ीन में छपेगा तो उसको खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलने के लिए ये ठीक है, लेकिन घर चलाने के लिए आपको कुछ और अपनी चीज़ें डेवलप करनी होंगी। और ऐसे कई लोग हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन कार्टून बनाते हैं, दूसरे प्रोफेशन में हैं लेकिन कार्टून भी बनाते हैं शौक के रूप में। तो लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है कि मुझे यही करना है, तो रास्ता फिर भगवान बता देगा, वो मिल जाएगा। लेकिन वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि कला की फील्ड है, ये कैरियर की फील्ड नहीं है, जुनून की फील्ड है। और हमारी मैगज़ीन देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका है
और 29 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और हर महीने ये निकलती है और बाई पोस्ट ऑल ओवर इंडिया जाती है। अच्छा। हमारा पोस्टल रजिस्ट्रेशन है, तो 50 पैसे में ऑल ओवर इंडिया हमारी मैगजीन किसी के भी पत्ते पर जा सकती है और जाती है। तो वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा माध्यम है कि हमारी मैगजीन उनके डोर स्टेप पर जाती है। जितने भी कार्टूनिस्ट हैं पूरे देश में, कार्टूनिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री के पास भी जाती है, राष्ट्रपति के पास भी जाती है ना, वो बाई पोस्ट ही जाती है। और इसके अलावा सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, ईयरली भी हैं, लाइफ मेंबर भी हैं। और हमारी वेबसाइट है, तो उसमें वो फ्री में भी आप पीडीएफ देख सकते हैं। यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब में भी मैगजीन है। अभी तक लोग यूट्यूब में मैगजीन नहीं डालते थे, हमने यूट्यूब, क्योंकि हमारी मैगजीन जो है वो, आप जो बोल रहे हैं ना, आज रील का समय है और शॉर्ट चीज़ों का समय, तो हम तो पहले से ही शॉर्ट चीज़ दे रहे हैं। हमारा जो माध्यम है वो दृश्य और प्रिंट का मिक्सचर है। आप उसको एनिमेट कर दीजिए तो वो फिल्म भी हो गया। तो कार्टून शुरू से ही रील का काम करता आया है। मतलब मैंने जब ये कार्टून बनाए थे गीता पर, कबीर पर और कबीरदास जी पर और रामचरितमानस पर, तो कई लोगों ने उसको अपने स्टेटस में डालना शुरू किया था, स्टेटस में और ग्रुप में अपने। और जिस दिन मैं एक आध दिन चूक जाता था तो उनका मैसेज आता था कि आज का कार्टून कहाँ है, क्योंकि वो कार्टून जो था वो मैसेज उनको दे रहा था, कन्वे कर रहा था जी। कि गीता का सार क्या है। हमने बचपन में देखा था गीता सार के कैलेंडर छपे हुए होते थे, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, लाइक दैट। तो मैंने एक कार्टून बनाया था जिसमें मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ है ना, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है ना। तो मोबाइल बोल रहा है कि पक्का है कि खाली हाथ जाते होंगे, क्योंकि अगर ले जा सकते तो मेरे को तो जरूर ले आते, क्योंकि आज मोबाइल आपके साथ हर जगह। बाथरूम तक में नहीं छूटता है ना। लेकिन चिता में जब आप जाएंगे तो कोई आपका मोबाइल नहीं रखेगा बाजू में, राइट। जी। तो ऐसा हमने ह्यूमर बहुत सारा निकाला। नया ज़माना करके मैंने सीरीज बनाई थी जिसमें दो चप्पलें आपस में चप्पल जूते आपस में बात कर रहे हैं। तो हमारा माध्यम ऐसा है जिसमें हम किसी को भी बात करते दिखा सकते हैं। तो चप्पल बोल रही है कि अ, हमारे पूर्वज तो घर के अंदर भी नहीं जा पाते थे, तुम लोग तो अच्छा ही, तुम लोग तो आजकल किचन किचन तक जा रहे हो, है ना। तो आज समय कैसा बदला है, राइट। तो ये हम वैसी दो फूल प्लांट हैं, गमले हैं, उसके फूल आपस में बात कर रहे हैं, फूल। और वो क्या बोल रहा है कि बुरा तो तब लगता है जब लोग छू के देखते हैं असली है कि नकली। तो कितना मार्मिक है ना। तो ऐसे कार्टून मैंने बनाए हैं तो बहुत सारे। तो वो अ, जो कार्टून है जो आपको एकदम सोचने में मजबूर कर दे, उसकी फीलिंग को, जी। है ना। असली फूल है और उसको कोई छू कैसे देखता है असली है कि नकली है, तो उसको कितना खराब लगता होगा, लाइक। तो ये सब चीज़ें हम कार्टून पर ला सकते हैं और लाते हैं। तो ये तभी आ सकती है जब आपके अंदर दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, थॉट प्रोसेस हो, आपके अंदर सोच अच्छी हो, आपको ज्ञान हो, और फिर साथ में आर्ट का भी नॉलेज हो। तो मज़ा इसमें, लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि इसको बनाने के बाद जो आपको आनंद मिलता है ना, खुशी मिलती है, तो वो अद्भुत है। ग्रेट ग्रेट। सो मैं देख रहा था कि आप वर्ल्ड टूर भी करते हैं, राइट? तो इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड में अगर हम लोग एज अ कार्टूनिस्ट की बात करें, या ये किस लेवल पे अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या क्या बेसिकली स्टेटस है इसका? कार्टून की स्थिति वैसे पूरे देश विश्व में एक जैसी है, लेकिन जैसे शार्ली हेब्दो एक मैगजीन निकलती है फ्रांस से, तो मैं फ्रांस भी गया था और वहाँ 36 कंट्रीज़ के कार्टूनिस्ट आए थे ग्लोबल फोरम में, और सबने अपने अपने विचार रखे थे पेरिस में। तो शार्ली हेब्दो के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ के कार्टूनिस्टों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। मतलब 12 लोग मरे थे उसमें, और 3 उसमें गार्ड थे और 9 कार्टूनिस्ट थे। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि वो उन्होंने अल्लाह के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कार्टून बनाते हैं वो लोग।
और वो अभी भी जारी है उनका। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा। उनको आपने गोली मार दी तो वो उन्होंने बंद कर दिया है। वो उसी तेजी से अभी भी बना रहे हैं। हालांकि वो थोड़ा अंडरग्राउंड है, लेकिन बना रहे हैं। और मैगजीन भी निकल रही है, शार्ली हेब्दो। तो विदेश में जो कल्चर है वो हम लोग के इंडिया से अलग है, कि वहाँ पर नग्नता की स्वीकार्यता अच्छा। है ना। वहाँ आप प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का आप नग्न कार्टून बना सकते हैं, आप पे कोई केस नहीं होगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ओपन है इन चीज़ों में। कला की जो वो है छूट, लिमिट, है ना, कि कलाकार असीमित उसको फ्रीडम मिली हुई है, तो वो फ्रीडम वहाँ एंजॉय करते हैं लोग। उसमें ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जिनको बुरा लग जाता है ना। तो मैंने उनको यही बोला था कि वहाँ जो फ्रांस में, कि भाई कार्टून का मतलब होता है कि जो आपकी कपड़े पहने हुए हैं तो भी आपकी नग्नता को दिखा दे। हम्म। अगर कपड़ा खोल के ही दिखाना है तो कार्टूनिस्ट क्या हुआ, है ना। तो ऐसा कार्टून का माध्यम ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट ना हो, जी। वो इनडायरेक्ट होना चाहिए, कि उसको समझ में भी आ जाए कि तुमने उसके कपड़े उतार दिए हैं, लेकिन उसको मजा भी आ जाए। ठीक बात तो ठीक बोल रहा है, लाइक दैट। तो वैसे हमने लंदन में मैंने एग्जीबिशन की थी 15 दिन की, नेहरू सेंटर में 2008 में। और उसमें मैं सभी कार्टूनिस्टों के कार्टून वहाँ लगाया था अपने अपने साथ साथ। और मैंने एक सीरीज भी बनाई थी, लाइफ इज ए जोक, है ना। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो अंततः अध्यात्म की ओर ले जाती है ना, कि मूर्खता। भाई आप दौड़ रहे अचानक मर गए आप। हम्म। आपने 4 फैक्ट्री बना दी, 4 घर बना दिए, 4 बंगले बना दिए, 10 कार ले ली, एक क्षण में वो आपका चला गया। तो आपको उसका बोध रहना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं इतना संग्रह कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं इसका कुछ चैरिटी में करूँ, कुछ दूसरों के काम आऊँ। लेकिन होता क्या है कि वो समझ में आता नहीं है अंततः। आजकल लोग चैरिटी के लिए भी अपनी संस्था बना लिए हैं। हम्म। बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूँ, वो अपना खुद का फाउंडेशन बना लिए हैं, उसमें ही चैरिटी डाल रहे हैं, उस फाउंडेशन को चला रहे हैं। तो आप कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, जबकि आपको एक टाइम के बाद समाज को वापस देना जी। है ना, क्योंकि आप अंततः ले आने वाले तो कुछ है ही नहीं, हम्म। है ना। और पूत कपूत तो क्या धन संचय, जी। है ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, ये भी हमारे में लिखा हुआ है। क्योंकि कितना भी पैसा आपको कमा के दे दें, आप 1 मिनट में खर्चा कर दोगे, आप दारू पीने लग जाओगे, आप ऐश करने लग जाओगे, और वो खत्म हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ संग्रह का। उससे अच्छा आप संस्कार दोगे तो रहेंगे। जी। वो कार्टून के माध्यम से हम स्वयं पर हंसना सिखाना चाहते हैं। हम्म। अगर आप स्वयं पर हंस लेते हैं अपनी गलतियों को, हर आदमी गलती करता है, हम भी गलती करते हैं, सब गलती, उस गलती को समझकर उस पर आप हंस लेते हैं, तो फिर आप उसके पार चले जाते हैं। जी। तो हमारा मोटिव अंततः वो है कि आदमी उस अध्यात्म की ओर जाए कार्टून के माध्यम से, है ना। तो वो बहुत, तो इसलिए हम ये डमरू बजा रहे हैं, लास्ट कर्तव्य वो है दिखाने का, कि स्वयं पर हंसे। तो ये इस कला की ब्यूटी भी यही है, कि आपको फॉरेन के आप ऐसे ऐसे कार्टूनिस्ट आपको कार्टून देखने को मिलेंगे जो बहुत ही अद्भुत है। कुछ भी नहीं लिखा है, निशब्द कार्टून जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, जिसमें इंग्लिश भी नहीं लिखा है, हिंदी भी नहीं लिखा है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया ट्रांसलेशन करना, लेकिन अगर उसमें शब्द ही नहीं है, लेकिन वो कार्टून आपको समझ में आ रहा है बिना शब्द के, तो वो अद्भुत कार्टून है। वाह। तो सर मेरे को लगता है कि कार्टून की दुनिया भी इतनी बड़ी है कि हम लोग बात करेंगे तो मेरे को लगता है रात हो जाएगी। जी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बचपन की कुछ जो छोटी छोटी मेमोरीज़ है, जैसे मेरी मेमोरीज़ है कि भाई चाचा चौधरी के मैगज़ीन कलेक्ट करना, अपने दोस्तों से लेके आना, उसको पढ़ना, फिर वापस करना, किराए से लाते थे हम लोग। किराए से भी लेके आते थे उसको। तो वो वाली मेमोरीज़ मेरे को लगता है कि फिर से लोग उस दौर पे चले गए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करना, बहुत ही मज़ा आया।
होप आपने भी इंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन हम लोग को बुला ही कौन रहा है? नहीं, मैं ये दिल से चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने काम किया और जितने दिल से काम किया, उतना लोगों ने आपको डेफिनेटली प्यार भी दिया है। भले आप ह्यूमेरियस वे में बोल रहे हैं, बट मुझे पता है कि कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से आपके बाद भी सेम आपकी चीज़ें, लेगेसी कंटिन्यू रहे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, और एक्सपेक्ट करूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले और कुछ नई चीज़ों के साथ आप हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, और हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर।